Hello students, welcome to my video lectures on physics for 12th. I am Sanjay Bansal, taking physics classes for last more than 25 years. I assure you will enjoy physics. So let's start first chapter, electric charges and fields. फर्स्ट इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बॉडी को चार्ज होना कब कहते हैं कि एक बॉडी चार्ज हो गई है या इलेक्ट्रीफाई हो गई है। तो कोई भी बॉडी जो ये प्रॉपर्टी दिखाए कि वो हल्की वस्तुओं को, लाइट ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है जैसे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े या डस्ट पार्टिकल्स या ड्राई लीव्स या कॉर्क पीसेस या फीथर्स ऑफ ए बर्ड एटसेट्रा, जो भी ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी दिखाएगा कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे बोल देंगे वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है या वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है। और ये प्रॉपर्टी लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की, इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। तो ऑब्जेक्ट को तुम बोल देंगे वो चार्ज हो गया, इलेक्ट्रीफाई हो गया, और ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। हम एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर करते हैं। हम एक प्लास्टिक कॉम लें और इस प्लास्टिक कॉम को हम अपने ड्राई हेयर से रब करेंगे। ड्राई हेयर से रब करने के बाद अब जब मैं इनको लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब मैं लेके जाता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि प्लास्टिक कॉम कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट, डस्ट पार्टिकल्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं कह दूंगा प्लास्टिक कॉम चार्ज हो गया है। अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा भी प्लास्टिक कॉम को हमने चार्ज किया बाय रबिंग से। एक दूसरे एग्जांपल सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने ग्लास रॉड को लिया, उसको रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से रब करने पर वो भी चार्ज हो जाती है। यानी कि हम ये देख रहे हैं दो एग्जांपल से कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो रबिंग की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि रबिंग के दौरान ऐसा क्या होता है जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस कॉज ऑफ चार्जिंग ड्यूरिंग रबिंग। रबिंग के एक्चुअल में होता क्या है कि ड्यूरिंग रबिंग जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब कर रहे हैं तो वी आर स्पेंडिंग एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हम एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इस एनर्जी को जिन दो सब्सटेंसेस को हम रब कर रहे थे उसमें से एक सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पर लगने वाले न्यूक्लियर फोर्सेस को जो कि अट्रैक्शन के होते हैं उसको ओवरकम कर लेते हैं। ओवरकम करके फिर ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे टाइप के जो सब्सटेंस था उसके एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में जंप कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि रबिंग के दौरान चार्जिंग का जो रीजन है वो है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक सब्सटेंस के एटम्स की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरे सब्सटेंस के एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उस सब्सटेंस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे जाननी चाहिए कि रबिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि रबिंग में क्या प्रोटॉन्स का भी ट्रांसफर होता है? प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते रबिंग में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम के सेंटर में डीपली सिचुएटेड न्यूक्लियस में होते हैं, और बेटा न्यूक्लियस को तोड़ के प्रोटॉन्स को निकालने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी रबिंग प्रोसेस में अवेलेबल नहीं होती। तो रबिंग प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफरेंस होता है। यानी क्या कह सकते हो कि कॉज ऑफ चार्जिंग इज द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड। फिर एक और बात जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, क्या रबिंग में मास का भी ट्रांसफर होता है? हाँ, रबिंग में मास का भी ट्रांसफर हो रहा है।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से निकल के दूसरे सब्सटेंस में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन में भी तो मास होता है चार्ज के साथ साथ। तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकले वहां से कुछ मास निकला, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गए वहां पे कुछ मास चला गया। दैट मीन्स जो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस होता है उसका मास बढ़ जाता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस होता है उसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मास का ट्रांसफरेंस है, भले वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन रबिंग में मास भी ट्रांसफर हो रहा है। फिर एक और प्रश्न यहाँ पे जो उठता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स किस सब्सटेंस से किस सब्सटेंस में ट्रांसफर होते हैं। जब हम दो सब्सटेंसेस को रब कर रहे थे तो रबिंग में इलेक्ट्रॉन्स किस सब्सटेंस से निकलकर किस सब्सटेंस में ट्रांसफर होंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सोचिए, जब हमारे पास दो प्रकार के सब्सटेंसेस हैं जिनको हम रब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन दो सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली रिलेटिवली दूसरी सब्सटेंस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में थोड़ा लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, और दूसरे सब्सटेंस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़ा टाइटली बाउंड होंगे। एग्जांपल जैसे कि मैं दूं, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क से रब करूं तो ग्लास एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड नहीं होते जितना कि सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लेस टाइटली बाउंड होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उस सब्सटेंस के एटम्स में जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालने में एनर्जी जहां भी हमें कम खर्च करनी पड़ेगी वहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे सब्सटेंस में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज्यादा आसान है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उस सब्सटेंस में जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिलेटिवली टाइटली बाउंड है। ठीक है। अच्छा, जिन सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं कि इनका वर्क फंक्शन लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। तो ठीक है, और जहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालना कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट है, हम कहते हैं इन सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन ज्यादा है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन सब्सटेंसेस से निकल के उन सब्सटेंसेस में जाएंगे जिनका वर्क फंक्शन लो है से उन सब्सटेंसेस में जिनका वर्क फंक्शन हाई है, या वो सब्सटेंस जिनकी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वहां से निकल के उन सब्सटेंसेस में जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? किसी भी मटेरियल की सरफेस से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। एक सब्सटेंस की सरफेस से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी आप खर्च करोगे वो सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कहलाती है। अब स्टूडेंट, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जा रहा है तो रब करने से दोनों ही सब्सटेंस के ऊपर चार्ज आ रहे हैं। ये जो चार्ज सब्सटेंसेस पर आते हैं ये चार्ज रेस्ट पर होते हैं, मूव नहीं कर रहे। तो इस चैप्टर में हम उन चार्जेस की स्टडी करेंगे जो रेस्ट में हैं, मोशन में नहीं है। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उन इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करेंगे जो रेस्ट पर है, इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है और जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें हमें उन्हीं चार्जेस की स्टडी करनी है जो रेस्ट में है, और इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। थर्ड चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? जब चार्जेस मोशन में है, चार्जेस इन मोशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो थर्ड चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी कर रहे होंगे, और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की जाती है उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं।
अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या स्टडी करना होगा? देखिए, जब भी किसी बॉडी पर एक चार्ज आता है जो कि स्टेशनरी है, मोशन में नहीं है, तो उस चार्ज की वजह से बेटा तीन चीजें पैदा होती हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब जिस किसी बॉडी पर चार्ज है वो किसी भी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगा सकता है चार्ज बॉडी पर, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो एक तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की स्टडी करेंगे। फिर जब भी किसी बॉडी पर स्टेशनरी चार्ज आएगा तो उस चार्ज बॉडी के अराउंड जो रीजन होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्टडी करेंगे। और जिस किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है तो चार्ज की वजह से हम कहते हैं इस बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, और उसके अराउंड हर पॉइंट पर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। यूं कह लीजिए स्टेशनरी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पैदा होते हैं। और फिजिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की ही स्टडी करनी है जो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से पैदा होते हैं। फिर अब हम दो तीन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पैदा कैसे हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पैदा करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि हम एक इंसुलेटर को या एक इंसुलेटेड कंडक्टर को रब करेंगे किसी दूसरे इंसुलेटर से। या तो आप दो इंसुलेटर्स की रबिंग कीजिए या फिर एक इंसुलेटर को इंसुलेटेड कंडक्टर से रब करोगे तो रबिंग के बाद उन दोनों पर ही चार्ज आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, मैंने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, तो रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एग्जांपल नंबर 2, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट भी इंसुलेटर होती है, ये हार्ड प्लास्टिक की तरह से होता है, हार्ड प्लास्टिक की तरह से ये भी इंसुलेटर ही है। और जब एबोनाइट रॉड को हम वूलन क्लॉथ से रब करेंगे तो रबिंग में फिर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एज रिजल्ट ऑफ विच एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वूलन क्लॉथ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एग्जांपल नंबर 3, हम एक इंसुलेटेड कॉपर की रॉड में और उसे वूल से रब करें तो रब करने के बाद इस कॉपर रॉड पर भी चार्ज आएगा, वूल पर भी चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। स्टूडेंट्स, इस इंसुलेटेड कॉपर रॉड से क्या मतलब है मेरा मतलब ये है कि जो कॉपर की रॉड है हमने उसको एक इंसुलेटिंग हैंडल के थ्रू अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। इंसुलेटिंग हैंडल के थ्रू हमने उसको अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और पकड़ के फिर हम उसको वूल से रब कर रहे हैं। तो हमने इसको बोल दिया इंसुलेटेड कॉपर रॉड। मतलब ये है कि ये कॉपर रॉड डायरेक्टली मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मेरे हाथ में होती तो मेरा हाथ तो कंडक्टर है, तो जो भी इस कॉपर रॉड पे चार्ज आता वो मेरे हाथ के थ्रू अर्थ के, फिर मेरी बॉडी के थ्रू अर्थ में निकल जाता। और ऐसी स्थिति में हम कॉपर रॉड को चार्ज नहीं कर सकते थे, तो कॉपर रॉड को हमें इंसुलेट करना ही होगा। मतलब आपको उसे पकड़ना है लेकिन एक इंसुलेटिंग हैंडल का ही यूज करते। तो मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा भी था कि कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग व्हाइल होल्डिंग इन हैंड। रीजन मैंने आपको उसका एक्सप्लेन कर दिया। तो हैंड में पकड़ के डायरेक्टली आप इसको रब करोगे तो रबिंग से चार्ज तो आएगा, लेकिन वो चार्ज फिर आपकी कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू अर्थ में निकल जाएगा। इसलिए आपको इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ के फिर वूल से रब करके फिर इसको चार्ज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, व्हाइल वॉकिंग अक्रॉस ए कारपेट। आप एक कारपेट पे चलिए, कारपेट पे चलने से जो आपके इंसुलेटिंग शूज हैं और जो कारपेट है उसके बीच में रबिंग हुई, रबिंग से आपकी बॉडी पे चार्ज आएगा और उस चार्ज की फीलिंग भी आपको मैं करा देता हूं कि आप उसको फील कैसे करते हो। फिर आप अपनी बॉडी पर उस चार्ज को लिए टैप के पास जाइए, नल के पास जाइए। नल आपका लेकिन होना चाहिए मेटालिक, और आप नल को जैसे ही छुओगे तो आपको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे।
वो जो शॉक आपको लगा है वो क्यों लगा है? क्योंकि आपकी बॉडी पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था वो मेटालिक टैप को ट्रांसफर हो रहा है, और ये इसलिए आपको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक की फीलिंग होती है। आप इसको घर पे करके भी देख सकते हो, ठीक है। पाँव के अंदर आप इंसुलेटेड शूज डाल लीजिए, चप्पल डाल लीजिए, ठीक है, स्लीपर्स डाल लीजिए, और फिर चल के नल के पास जाइए और उसको टच कीजिए मेटालिक टैप को। आपको अपने आप एक इलेक्ट्रिक शॉक की वहां पे फीलिंग हो जाएगी, जो कि इस बात का एक प्रूफ है कि आपकी बॉडी पर चार्ज डिपॉजिट हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल, आफ्टर स्लाइडिंग विद कार्स सीट। आप कार से कहीं जा रहे हो और आपका डेस्टिनेशन आ गया। अब आप कार से आपको उतरना है, तो उतरने के लिए आप कार की सीट से रगड़ खाते हुए स्लाइड करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हो। तो कार की जो सीट होती है इंसुलेटर है, जिसकी वजह से सीट से स्लाइडिंग से आपकी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। और वो चार्ज क्या होगा? वो चार्ज अब आपको कैसे फील होगा? यदि मान लीजिए कि कार का जो दरवाजा है, उसका जो डोर है, यदि उसका जो हैंडल है वो मेटल का बना हुआ है, तो फिर से आपको इलेक्ट्रिक शॉक की फीलिंग होगी। आप ये खुद भी करके देख सकते हो। इसलिए जनरली जो कार के जो डोर्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं मेटल के नहीं बनाए जाते, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। और बेटा एक बात और क्लियर कर दें कि आपकी बॉडी पर हमेशा चार्ज इकट्ठा होता रहता है, लेकिन साथ साथ डिस्चार्जिंग भी होती रहती है। क्योंकि आप अक्सर कभी चल रहे हो या तेज चल रहे हो, या कभी कभी आप रन करते हो, तो रन कर रहे हो या तेज चल रहे हो, तो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर से रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, रबिंग हो रही है, तो आपकी बॉडी पर चार्ज आता है। कभी कभी आप चलते समय किसी से टकरा भी जाते हो, वहां भी रबिंग होती है, तो आपकी बॉडी पे लगातार चार्ज इकट्ठा भी होता रहता है। लेकिन एटमॉस्फेयर की स्मॉल कंडक्टिविटी की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, तो एटमॉस्फेयर की स्मॉल कंडक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी लगातार डिस्चार्ज भी होती रहती है, ठीक है। क्योंकि खाली अगर चार्ज होता रहेगा तो बेटा फिर आपके ऊपर काफी ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हो, आपकी बॉडी पे चार्ज आता भी रहता है और साथ साथ डिस्चार्जिंग भी होती रहती है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जिसके हम स्टडी फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, सेकंड चैप्टर में करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के ना कुछ एप्लीकेशन देखें हम। इसके एप्लीकेशन हमें पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहाँ डे लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रेइंग। जो कार की बॉडी होती है उस पर हम जो पेंट को जो उस पर हम स्प्रे करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। एक्चुअली में जो हमारा पेंट स्प्रेयर होता है, उसके अंदर एक छोटा सा पेंट स्प्रे में बहुत ही छोटा सा, बहुत ही फाइन थिन होल होता है, और जब वहां से पेंट के पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उस थिन होल से निकलते समय, नोजल से निकलते समय, ये पेंट पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। कार की बॉडी की अर्थिंग कर देते हैं और उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, सो दैट जो पेंट पार्टिकल्स हैं वो कार की बॉडी पर बड़ी तेजी से आके अट्रैक्ट होके उसकी पूरी बॉडी पर इवनली यूनिफॉर्मली कोट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रेइंग। दूसरा एग्जांपल फोटोकॉपी। अब मार्केट में जाते हो, आप सभी ने फोटोकॉपी जरूर करवाया होगा, तो फोटोकॉपी में भी आपको एक हल्का सा बेसिक बता रहा हूं कि फोटोकॉपियर मशीन में जब एक ब्लैंक शीट डाली जाती है, तो ब्लैंक शीट की फोटोकॉपियर मशीन में रबिंग होती है। रबिंग से फोटो जो ब्लैंक शीट होती है उसकी जगह जगह उसकी वेरियस पॉइंट्स पर ना ये पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर दिया जाता है। पॉजिटिव चार्ज किन किन पॉइंट्स पर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आप जिस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा रहे हो उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, कहां पर पिक्चर है, उसके हिसाब से ब्लैंक शीट के ऊपर जगह जगह पर पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर देते हैं। और फिर जब इंक के पार्टिकल्स उस फोटोकॉपी मशीन से उस ब्लैंक पेपर शीट पर डाले जाते हैं, तो इंक पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
और वो पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट्स पर बड़ी फर्मली बहुत तेजी से अट्रैक्ट होके वहीं चिपक जाते हैं और हमारा जो है डॉक्यूमेंट उसकी फोटोकॉपी कर ली जाती है। तीसरा एग्जांपल और हमारे पास है प्रेसिपिटेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द चिमनीज। स्टूडेंट, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जैसे कि स्टील पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर कि हम कोल की बहुत लार्ज स्केल पे बर्निंग करते हैं, उससे हीट एनर्जी लेने के लिए तो कोल की बर्निंग से स्मोक बनता है। उस स्मोक में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। यदि हम इन फाइन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को स्मोक के साथ साथ एज सच एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दें तो ये फाइन पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स हमारी हेल्थ के लिए एक बड़ी भारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये फाइन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स एज सच एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए जाएं। तो फैक्ट्रीज में चिमनीज लगी होती हैं जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। तो कोल से जो स्मोक निकलता है वो हम इन चिमनीज से पास करते हैं। इन चिमनीज में अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं और फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चिमनीज में उपस्थित पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरह से वहीं पे रोक दिए जाते हैं और एटमॉस्फेयर में फिर जो स्मोक रिलीज किया जाएगा उसमें डस्ट पार्टिकल्स या ये फाइन पार्टिकल्स नहीं होते। स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज electric charge, it is a fundamental property of every atom, just like mass, just like mass. Just like mass is responsible for gravitational force between two objects, electric charge is responsible for force between the two bodies, responsible for force between two charged bodies, और इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ये हर एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास हर एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और जिस तरह से मास रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज, और इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स डाल रहे हैं। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ने खींचा, दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तुम कह देंगे भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी, प्रोटॉन के ऊपर भी, ईच के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से इंटरएक्ट करती हैं, फोर्स लगाती हैं। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास ये दो न्यूट्रॉन्स है कुछ डिस्टेंस अपार्ट, तो ना इसके पास, आप जानते हो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, किसी के पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि
इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तरह का होता है। देखिए, आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, बट ये बात हमें पता कैसे लगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। फ्रांस के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम चार्ल्स डूफे हुआ, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि भी इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लास रॉड को लिया और उसे सिल्क क्लॉथ से रब किया। रब करके उन्होंने उसे एक सिल्क थ्रेड से सस्पेंड कर दिया, सिल्क इंसुलेटर होता है। और फिर वो इसके पास एक और दूसरी ग्लास रॉड को लेकर गए, उन्होंने भी उसको सिल्क क्लॉथ से ही रब किया था। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, दोनों ही ये ग्लास रॉड हैं, दोनों को ही सिल्क क्लॉथ से रब किया है, तो रबिंग से दोनों के ऊपर सेम टाइप ऑफ चार्ज ही आया होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही वो इस सेकंड रॉड को फर्स्ट रॉड के पास लेकर गए, इसने फर्स्ट को रिपेल किया, बदले में फर्स्ट रॉड ने भी इस वाली रॉड को रिपेल किया। तो डूफे ने कंक्लूजन निकाला कि भी दोनों के ऊपर क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्ज है, दैट मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकंड एक्सपेरिमेंट, अब उन्होंने ग्लास रॉड की बजाय एबोनाइट की रॉड ली। एक एबोनाइट की रॉड को लिया, वुलन क्लॉथ से रब किया, रब करके सिल्क क्लॉथ से सस्पेंड कर दिया, और फिर उसके पास वो दूसरी एबोनाइट रॉड लेकर गए जिसको कि वुलन क्लॉथ से रब किया था। ठीक है, अब दोनों ही एबोनाइट रॉड हैं, दोनों को वुलन क्लॉथ से रब किया गया है। अगेन जैसे वो इस वाली रॉड को इसके पास लेकर गए, इसने इसको रिपेल किया, बदले में इस रॉड ने इसको रिपेल किया, क्योंकि दोनों पर सेम टाइप ऑफ चार्ज आया था, फिर से रिपल्शन हुआ। तो डूफे को एक कंफर्मेशन मिली कि भी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बट थर्ड एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने वाली ग्लास रॉड जिसको सिल्क से रब किया था, उसको सिल्क थ्रेड से सस्पेंड किया। अब उसके पास वो लेके गए एबोनाइट रॉड जिसको कि रब किया था वुलन क्लॉथ से। इस बार उन्होंने क्या देखा कि दोनों रॉड एक दूसरे को ट्रैक कर रही हैं। तो डूफे ने कहा भाई इन दोनों पर सेम टाइप ऑफ चार्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्ज होता तो इस एक्सपेरिमेंट की तरह से, इस एक्सपेरिमेंट की तरह से यहाँ पर भी क्या होता, रिपल्शन होता, बट यहाँ पे ट्रैक्शन हुआ। तो डूफे ने कंक्लूजन निकाला भाई इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। एक तो वो जो ग्लास रॉड पर आया होगा जिसको कि सिल्क क्लॉथ से रब किया, एक वो जो एबोनाइट रॉड पर आया होगा जिसको कि वुलन क्लॉथ से रब किया। ठीक है, अब इन दो टाइप ऑफ चार्जेस को नाम क्या दिए गए, तो इनको नाम दिए गए थे एक बहुत ही फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो टाइप ऑफ चार्जेस को जो ग्लास रॉड पर आए, एबोनाइट रॉड पर आए, जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया था, जिसको वुलन क्लॉथ से रब किया था, इन दो प्रकार के चार्जेस को अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नाम दिया आर्बिट्रेरी। इसी पे कोई लॉजिक नहीं था। एक्चुअल में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने समय के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, और जो भी बात वो कहते थे पूरे अमेरिका में उस बात को बहुत सम्मान दिया जाता था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के सजेशन पर ही इन दो रॉड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नाम दिया गया। लॉजिक इनके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन का सजेशन था। फिर स्टूडेंट्स एक बड़ी मजेदार बात कि अब हमें ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव क्यों मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि उसके चार्ज को नेगेटिव माने। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो सजेशन दिया था कि भी ग्लास रॉड जिसको सिल्क से रब करेंगे उसके चार्ज को पॉजिटिव लो, तो उसी सजेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन कि भी ग्लास रॉड जिसको रब कर सिल्क क्लॉथ से उसके चार्ज को जब पॉजिटिव माना जाए, तो इससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल गया। अब कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल आया, वो इसलिए ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल आया क्योंकि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने से पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, लेकिन जब इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया तो रब करने से यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। दैट मींस जो भी पार्टिकल्स यहां से निकले होंगे
वो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज रहे होंगे, सो दैट इट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके चार्ज को नेगेटिव मान लेते, तो आज हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव मान के स्टडी कर रहे होते और प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव लेते। बट स्टूडेंट, इससे हमारी फिजिक्स की जो प्रेजेंट डे एडवांसमेंट है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। आपको बिल्कुल मेरी बात को क्लियर कर दूं। और अब हम एक और टॉपिक देखें, हाउ टू टेस्ट वेदर ए बॉडी हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हम ये कैसे पता लगाएं कि भी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए हमारा बड़ा आसान सा तरीका है, हम उस बॉडी को टेस्ट करेंगे रिपल्शन के लिए। या तो आप उसको एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के पास लाइए या नेगेटिवली चार्ज एमोनाइड रॉड के पास लाइए, और रिपल्शन के लिए टेस्ट के लिए तो आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर कौन से टाइप का चार्ज। एग्जांपल के तौर पर मैं उस बॉडी को ग्लास रॉड के पास लेकर गया और यहाँ पर रिपल्शन हुआ, तो मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन मिल गई कि जिस बॉडी को मैं लेके गया था उस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन मान लो यहाँ पे रिपल्शन नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे मिला, तो बेटा फिर मैं बगैर किसी डेफिनेट कंक्लूजन के मैं लौट आया और मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड के पास गया और उससे थोड़ा सा दूर मैंने उसको रखा और मैंने पाया कि भी रिपल्शन हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली कंक्लूड कर दूंगा भाई इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम रिपल्शन के लिए टेस्ट करेंगे उस बॉडी को। तो जिस किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज चेक करना हो, नेगेटिव चार्ज चेक करना हो, आप उसे रिपल्शन के लिए चेक करोगे या तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के पास लेकर या नेगेटिवली चार्ज एमोनाइड रॉड पर लेके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाई रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि रिपल्शन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्यों है। व्हाई रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इज ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बेटा इसका रीजन ये है कि रिपल्शन का ना हमारे पास एक ही केस है। रिपल्शन सिर्फ तभी हो सकता है दो बॉडीज के बीच में जब both the bodies have same type of charge। जब दोनों बॉडी पे सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेगा ना तभी रिपल्शन होगा, वरना रिपल्शन का कोई भी दूसरा केस नहीं है। लेकिन अट्रैक्शन में ऐसा नहीं बेटा। अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब लगता है तो वह दो पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी नंबर एक कि वन बॉडी इज न्यूट्रल और अदर बॉडी इज चार्ज, और दूसरी बॉडी चार्ज हो। ठीक है भाई, अगर एक बॉडी न्यूट्रल भी है और दूसरी बॉडी चार्ज है, भले ही चार्ज उस पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अट्रैक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम चार्ज कॉम को पीस ऑफ पेपर के पास लेके जा रहे थे, तो पीस ऑफ पेपर तो हमारे न्यूट्रल थे, कॉम हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, अट्रैक्शन हो गया था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पीस ऑफ पेपर चार्ज थे। ठीक है, वो तो न्यूट्रल की वजह से भी चार्ज हो जाए, न्यूट्रल की वजह से अट्रैक्ट हुए थे। या फिर दूसरा केस होता है कि भी एक बॉडी पर तो पॉजिटिव चार्ज हो और सेकंड बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब दोनों बॉडी अपोजिटली चार्ज हो, तो अट्रैक्शन आप समझ सकते हो श्योर टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक बॉडी तब भी अट्रैक्शन दिखा सकती जब वो न्यूट्रल हो, लेकिन रिपल्शन सिर्फ तभी होगा जब दोनों बॉडीज पे सेम टाइप ऑफ चार्ज होता है। इस रिपल्शन और अट्रैक्शन के ऊपर बेस हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो समझिए। आपको काफी इंटरेस्ट आएगा और आप काफी अच्छा फील करोगे
यदि आप उसको खुद ही सॉल्व करते हैं तो अपने लेवल पर वीडियो पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करना और फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना। मेरे पास ये 5 बॉल्स हैं, इनको हमने सिल्क थ्रेड से ना सस्पेंड किया हुआ है, बट वो सिल्क थ्रेड में दिखा नहीं रहा, और हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई जो 5 बॉल्स हैं इनमें से बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2 के बीच अट्रैक्शन है, बॉल नंबर 1 और 4 के बीच में भी अट्रैक्शन है, जबकि बॉल नंबर 2 और बॉल नंबर 4 में अट्रैक्शन है, 2 और 4 में भी अट्रैक्शन है। जबकि 2 पेयर, एक बॉल नंबर 2 और एक बॉल नंबर 3, इनमें रिपल्शन है, और बॉल नंबर 4 और बॉल नंबर 5 में भी रिपल्शन है। तो आपको ये बताना है कि जो बॉल नंबर 1 है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर वो न्यूट्रल है। तो बॉल 1 की आपको स्टेट बतानी है कि बॉल नंबर 1 आपकी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है या ये न्यूट्रल है। बट इसको वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिए, क्योंकि मैंने कहा था रिपल्शन ही श्योर टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का होता है, तो उस टाइम रिपल्शन से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में रिपल्शन है, दैट मींस 2 और 3 में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इन दोनों पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की संभावना बन रही है। बॉल नंबर 4 और 5 में भी रिपल्शन है, तो यहाँ पर भी 2 केस बन रहे हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो या ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हो। एक 2 सिचुएशन तो ये बन रही है, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 1 अकॉर्डिंग 2, 3, 4, 5 सभी पॉजिटिवली चार्ज है या 2, 3, 4, 5 सभी नेगेटिवली चार्ज है। बट तीसरी प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि बॉल नंबर 2 पर तो पॉजिटिव चार्ज है, 3 पर भी पॉजिटिव है, बट बॉल नंबर 4 पर और बॉल नंबर 5 पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन। फोर्थ पॉसिबिलिटी, ये नेगेटिव ले लीजिए और ये पॉजिटिव ले लीजिए, यहाँ पे रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे सामने नहीं है। अब हमें चेक करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें से सही है। बट स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज यहाँ पे देखें, वो ये कि जो बॉल नंबर 2 है और बॉल नंबर जो 4 है, इन दोनों में अट्रैक्शन है। तो 2 और 4 में बेटा अट्रैक्शन तो तभी हो सकता है जब दोनों के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज हो, क्योंकि कंडीशन है कि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, चार्ज तो दोनों पर है, दोनों पर ही चार्ज है, लेकिन अट्रैक्शन है, दैट मींस दोनों पर डेफिनेटली अपोजिट काइंड का चार्ज होना चाहिए। तो 2 और 4 पर अपोजिट टाइप का चार्ज हो तो ये और ये वाला पहली पॉसिबिलिटी तो गई, क्योंकि दोनों पर तो सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा तो रिपल्शन ही आएगा। पॉसिबिलिटी 2 ये भी गई, क्योंकि 2 पर भी नेगेटिव 4 पे भी नेगेटिव, तो बेटा पहली 2 पॉसिबिलिटीज हमारी खत्म। अब हम पॉसिबिलिटी नंबर 3 या पॉसिबिलिटी नंबर 4, ये दोनों हमारी सही बैठ रही हैं। इन दोनों में रिपल्शन, ठीक है, पॉजिटिव हो तो भी रिपल्शन, और इन दोनों में नेगेटिव रिपल्शन, या इन दोनों पर पॉजिटिव रिपल्शन, इनमें नेगेटिव रिपल्शन, और 2 और 4 में साथ में देख रहे हैं अट्रैक्शन, ठीक है, 2 और 4 में अट्रैक्शन, तो ये दोनों हमारी सही बैठती हैं। अब हम देखेंगे इसमें से हमारा आंसर कौन सा है। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन की 2 रीजन, या तो बॉडी नंबर 1 आपकी न्यूट्रल हो, या फिर बॉडी नंबर 2 का जो चार्ज है पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से फिर ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। बट बॉल नंबर 1 एट द सेम टाइम 4 से भी अट्रैक्शन फील कर रही है, तो जब 4 से अट्रैक्शन चल रहा है इसका, तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी, या तो न्यूट्रल हो, और बॉल नंबर 4 अगर मैं बॉल नंबर 2 के चार्ज को पॉजिटिव मान के इसके चार्ज को नेगेटिव ले रहा हूं, तो जो बॉल नंबर 2 पर जब पॉजिटिव चार्ज है उस केस में बॉल नंबर 4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बॉल नंबर 4 का चार्ज अगर नेगेटिव है और बॉल नंबर 1 उसको ट्रैक कर रही है, तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो न्यूट्रल हो या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है बॉल नंबर 1 मस्ट बी न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल होने से
ये 2 से भी अट्रैक्ट हो जाएगी और ये 4 से भी एट द सेम टाइम अट्रैक्ट हो जाएगी, तो बॉल नंबर 1 हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ अच्छा फील हुआ होगा, कुछ अच्छी अपने नई बातें सीखने की आपको मिली होगी। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।